चीन से हथियार, बांग्लादेश पाकिस्तान करार। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बांग्लादेश का चीन से हथियारों का नया गेम शुरू होता दिख रहा है और इस गेम में पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि बांग्लादेश चीन से 24J-10CE फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि तारिक रहमान की चीन यात्रा में इस डील पर बड़ा फैसला हो सकता है। अगर यह समझौता फाइनल होता है तो बांग्लादेश के एयरफोर्स पूरी तरह से नए दौर में पहुंच जाएगी और खास बात यह है कि यही जेट पाकिस्तान पहले से इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर दो पड़ोसी देश हैं और सप्लायर है चीन। अब तस्वीर सिर्फ हथियारों की नहीं है, तस्वीर बदलते शक्ति संतुलन की है। भारत के लिए ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि पूर्वी सीमा पर पहले से ही रणनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक डिफेंस डील है या फिर दक्षिण एशिया में बन रहा नया सुरक्षा समीकरण है? क्या चीन का बढ़ता असर इस पूरे क्षेत्र का बैलेंस बिगाड़ देगा? आज हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ड्रैगन से हथियार जो डील हो रही है ढाका की, वो रफ्तार के तौर पर देखी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन से बांग्लादेश हथियार खरीदने जा रहा है। आखिर पूरी तैयारी क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। चीन से 24 फाइटर जेट बांग्लादेश खरीदने जा रहा है। J-10CE फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी में है। बांग्लादेश के तारिक रहमान की जो चीन यात्रा है वो इस डील पर सहमति बनाने को लेकर है। डालियन में न्यू चैंपियन की 17वीं सालाना बैठक में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं और इसे समर दावोस के नाम से भी जाना जाता है। 26 जून को शी जिनपिंग से उनकी अहम मुलाकात होने जा रही है। चीन बांग्लादेश रक्षा रिश्तों को इस बात को लेकर एक बूस्ट मिल सकता है। पाकिस्तान पहले से ही इसी फाइटर जेट को ऑपरेट करता है। एयरफोर्स भी, पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है वो एयरफोर्स भी इसी जेट का इस्तेमाल करती है और पूर्वी सीमा पर भारत की रणनीतिक चुनौती भी बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में इसके समीकरण बदल सकते हैं, सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती जो पकड़ है वो भारत की नज़र उस पर बनी हुई है क्योंकि पड़ोसी देशों से भारत के खिलाफ लगातार संकेत मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है ये डील कितने की है। चीन बांग्लादेश में 9,000 करोड़ का रक्षा सौदा होने जा रहा है। आखिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की जो यात्रा है इस दौरान और क्या क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। असल में चीन बांग्लादेश के बीच रक्षा सौदा जो प्रस्तावित है ये डील करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें एक से ज्यादा J-10CE फाइटर जेट करीब $40 मिलियन। पिछले सप्ताह चीनी प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा। वहां पर बांग्लादेशी अधिकारियों की शी जिनपिंग के साथ रक्षा मंत्रालय की बैठक हुई और विदेश के साथ साथ रक्षा मंत्रियों के साथ अलग अलग वार्ताएं चलती रहीं। लेकिन तारिक की जो यात्रा है वो यात्रा के दौरान दोनों देशों में 17 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की उम्मीद जताई जा रही है। 15 समझौतों का ज्ञापन है, 2 समझौते और एक एक्शन प्लान भी इसमें शामिल बना हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश जिस J-10CE को खरीदने जा रहा है उसकी खासियत क्या है, उसकी मारक क्षमता क्या है। J-10CE 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि हवा से हवा में मार करता है, हवा से जमीन में मार करता है, जमीन से हवा में मार करता है। यह इस हमले में सक्षम है और इसके साथ साथ AESA रडार से लैस दूर तक लक्ष्य को पहचानने की क्षमता भी रखता है। PL-15 जैसे लंबी दूरी की जो मिसाइल्स हैं उनको यह दाग सकता है। अधिकतम रफ्तार करीब 2,400 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में यह पूरी तरह से लैस है। एक ही मिशन में कई तरह के हथियार ले जाने में यह खुद सक्षम है और कम लागत में उच्च मारक क्षमता वाला यह लड़ाकू विमान है। चीन के सबसे आधुनिक एक्सपोर्ट फाइटर जेट में इसे शामिल किया जाता है और कई देश इस फाइटर जेट को खरीदना भी चाहते हैं। तो क्या बांग्लादेश
अपनी एयर क्षमता को बढ़ाना चाहता है। वो उसे क्यों मजबूत करना चाहता है, यह भी जानने की जरूरत है। उसकी ताकत को समझ लेते हैं, उसकी हवाई क्षमता को समझ लेते हैं कि मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश की स्थिति क्या है और आगे की स्थिति क्या है। बांग्लादेश के पास कुल करीब 40 से 60 फाइटर जेट हैं। मैं आपको विस्तार से ग्राफिक के जरिए दिखा दूं कि बांग्लादेश के पास अभी 40 से 60 फाइटर जेट हैं और इनकी वो क्षमता बढ़ाना चाहता है। सबसे ज्यादा जो पुराने हैं वो चीनी F-7 जेट हैं, जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। वो नई जनरेशन के हिसाब के फाइटर जेट नहीं हैं, मल्टी फाइटर जेट नहीं हैं। और जो F-17 की संख्या बताई जाती है वो करीब 30 से 36 के आसपास है। ये जेट बहुत पुराने हो चुके हैं। रूस के MiG-29 भी इनके पास करीब 8 हैं, जिनकी संख्या बताई जा रही है। MiG-29 ज़्यादा ताकतवर हैं, आधुनिक हैं। याक 130 ट्रेनिंग और हल्के हमले में इस्तेमाल होते हैं। याक 130 की जो संख्या है वो बांग्लादेश के पास करीब करीब 10 से 12 की है। पूरी एयरफोर्स अभी अपग्रेड हो रही है, इसलिए बांग्लादेश नए फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है और ये फाइटर जेट उसकी एयर क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो क्या डील होने वाली है? जी हाँ, चीन बांग्लादेश में अगस्त तक ये डील फाइनल हो सकती है। ये डील से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। किसके? बांग्लादेश के और चाइना के। दोनों देशों के मजबूत होने रिश्तों का संबंध क्या है? क्योंकि चीन और बांग्लादेश की जो अगस्त में डील होने की उम्मीद है वो उम्मीद बहुत कुछ कह रही है। ये डील ढाका और बीजिंग के रिश्तों को बढ़ा देगी। डिफेंस जो उनके रिलेशनशिप हैं उनको और मजबूत करेगी। फैक्ट नंबर 3 जो कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे भी मैं आपको विस्तार से बता दूं। 24 चीनी J-10CE की डील पर दोनों देशों की बातचीत और तेज हो चुकी है। बांग्लादेश ने अगस्त तक समझौते के संकेत दे दिए हैं। फैक्ट नंबर 5, चीन और बांग्लादेश के बीच ये बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चीन पाकिस्तान की मदद वाली चाल बांग्लादेश से क्यों की जा रही है यारी, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। ये भी जान लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तमाम सारी चीज़ों के बीच बहुत सारे संकेत हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं और इन संकेतों के बीच जो स्थिति है उसमें चीन दक्षिण एशिया जो कि अपना एक संतुलन है। चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ रहा है। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। समुद्री व्यापार मार्गों में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों को डिफेंस सपोर्ट भी दे रहा है। भारत को क्षेत्रीय स्तर पर बैलेंस करने की रणनीति है। व्यापार और सप्लाई रूट पर चीन अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश में सैन्य आधुनिकीकरण में चीन की भूमिका अब बढ़ रही है। पाकिस्तान के साथ उसकी रक्षा साझेदारी पहले से ज़्यादा मजबूत है। इससे भारत की सीमाओं पर दबाव की स्थिति बन सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी चीन अपना असर बढ़ा रहा है। ये भारत की कूटनीति के लिए नई चुनौती है। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस बदल सकता है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि चीन पाक की जो बांग्लादेश की स्थिति है उस पर भारत का क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं आपको विस्तार से ये समझाऊंगा कि दोनों के बीच में क्या असर पड़ेगा तो आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत ज़रूरी है। इन बातों को समझिए। अब इन तमाम सारी चीज़ों को अगर गौर से देखें तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि भारत और जो तीनों देश हैं, तीनों देश यानी कि दुश्मन देश चीन, पाक और बांग्लादेश भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। लगातार उनके खिलाफ संकेत भी आते रहते हैं और इन तीनों देशों से भारत के खिलाफ संकेत आते हैं और यही कारण है कि रणनीतिक दबाव, भारत की पूर्व और पश्चिम दोनों देशों की दोनों दिशाओं में जो निगरानी है वो निगरानी बढ़ सकती है। सुरक्षा चिंता, सीमा के पास से नए और आधुनिक हथियारों के आने की सुरक्षा चिंता है। चीन का प्रभाव बढ़ना, चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया से और बढ़ सकता है और इसके साथ साथ कूटनीतिक चुनौती, भारत को पड़ोसियों के साथ रिश्ते और मजबूत करने होंगे। व्यापार और प्रोजेक्ट का असर, क्षेत्रीय प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपटीशन बढ़ सकता है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि क्या होने जा रहा है। क्या भारत के इर्द गिर्द जो तमाम पड़ोसी देश हैं वहाँ पर सीमा संतुलन बदल रहा है, पावर बैलेंस बदल रहा है, क्योंकि इन देशों से भारत को लेके आने वाले जो संकेत हैं
वो संकेत ठीक नहीं हैं। वो ठीक क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता दूं। एक और महत्वपूर्ण संकेत दे रहा हूं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से भारत में SIR हो रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर एक सामान्य सा आंकड़ा करीब 3 करोड़ बांग्लादेशी जो कि भारत में रहे हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया है, उन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया हो रही है। बांग्लादेश ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि बिना वेरिफिकेशन के ये संभव नहीं है। तो ये जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए भारत में हैं, इनको निकालने को लेकर बांग्लादेश से बहुत कड़े संकेत आ रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की सीमा पर तमाम बांग्लादेश के लोगों ने हमारे जवान यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को गालियां दी, वहां पर पत्थर फेंके और कई सारे कमेंट भी किए। ये संकेत लगातार निकल कर आ रहे हैं। इसलिए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तब और खराब हो गए हैं जब शेख हसीना हमारे देश में हैं और लगातार बांग्लादेश से ये आवाज़ आ रही हैं, क्योंकि शेख हसीना को लेकर वहाँ पर बहुत सारे मामले दर्ज हैं। शेख हसीना वांटेड हैं और इसलिए बांग्लादेश बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि हमें शेख हसीना को सौंपा जाए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, बांग्लादेश से कई बार कहा जाता है कि भारत ने उन्हें क्यों अपने देश में रखा हुआ है, वो बांग्लादेश की दुश्मन है। इसलिए दोनों देशों के बीच एक तल्खी रणनीतिक तौर पर देखी जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमने सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या बांग्लादेश का चीन से 24 फाइटर जेट खरीदना भारत की चिंता का विषय है? लोगों की राय 51% लोगों ने कहा। 51% लोगों ने कहा हाँ, सुरक्षा चुनौती बढ़ेगी। 23% लोगों ने कहा बांग्लादेश गलत कर रहा है। 26% लोगों ने कहा भारत किसी से नहीं डरता है। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या इस डील से भारत बांग्लादेश रिश्तों पर असर पड़ सकता है, 55% लोगों ने कहा हाँ, असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ 27% लोगों ने कहा दोनों देशों की नीतियों पर निर्भर है। 18% लोगों ने कहा नहीं, रिश्ते सामान्य रहेंगे। इसके साथ साथ तीसरा सवाल हमने पूछा कि क्या चीन बांग्लादेश रक्षा सहयोग दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है? 21% लोगों ने कहा हाँ, क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। 55% लोगों ने कहा आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 15% लोगों ने कहा नहीं, इसका असर होगा और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का फाइटर जेट खरीदना भारत के लिए दोहरी चुनौती होगा? 37% लोगों ने कहा पूर्वी पश्चिम मोर्चे पर दबाव बनेगा। 20% लोगों ने कहा कूटनीतिक और रक्षा नीति पर निर्भर करता है। 38% लोगों ने कहा भारत की सैन्य क्षमता पर्याप्त है। 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल कि क्या बांग्लादेश लगातार चीन के इशारे पर चल रहा है? आपकी राय 50% लोगों ने कहा हाँ, ऐसा ही लगता है। 32% लोगों ने कहा चीन बांग्लादेश को भड़का रहा है और 14% लोग कह रहे थे नहीं, स्वतंत्र फैसले ले रहा है। 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेजर जनरल VK दत्ता, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कुशल वरन चक्रवर्ती बांग्लादेश से मेरे साथ लाइव होंगे और डॉक्टर हसन फारूक मशवानी पाकिस्तान से जुड़ेंगे। चर्चा करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। जनरल VK दत्ता साहब, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो डिफेंस डील है, इस डिफेंस डील के मायने विस्तार से समझाएं कि आखिर क्या है। देखिए मनु, ऐसा है जो ओवरऑल इक्वेशन इस इलाके में जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा ये जियो पॉलिटिक्स इस इलाके का है, इसको समझना जरूरी है। भारत का बांग्लादेश के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता रहा है 1971 के बाद। आपको जैसे मालूम है कि जो उनकी स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई थी, भारत ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और 55 साल तकरीबन लगातार थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन हुए, अलग अलग गवर्नमेंट जब चेंज हुई उनके दौरान। लेकिन लगातार अगर हम देखें, जो रिश्ते थे भारत और बांग्लादेश के एक अच्छे कील के ऊपर चल रहे थे। और उस दौरान भी जब शेख हसीना की भी सरकार थी वहाँ, तो चीन के साथ वो हथियार का सौदा उनका डिफेंस का चलता रहता था। तो जहाँ तक चीन का सवाल है, वो बांग्लादेश को वेपन इक्विपमेंट काफ़ी पहले से सप्लाई कर रहे हैं। और जो अभी फ़िलहाल अगर हम एयरफोर्स की बात करें, जो मौजूदा जहाज़ बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा है, वो भी पुराने विंटेज के, जो चाइना के चेंगडू 7 के नाम से हम जानते हैं,
यहाँ जो MiG-29 थोड़े और एडवांस थे, लेकिन जो टोटल एयर फोर्स की अगर आप क्षमता लेके चलें तो 200-250 जहाज से ज़्यादा नहीं है, जो भी मिक्स बैग है। अभी जहाँ तक उनका बांग्लादेश का सवाल है, इन्होंने एक फोकस 2030 डिफेंस, मतलब वो अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक फील्ड में उनके जो हथियार असला है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। तो अभी सबसे सस्ता हथियार असला कहाँ मिलेगा उनको? चीन से मिलेगा, और हो सकता है एक सॉफ्ट लोन के तौर पे भी मिल जाए उनको। तो जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, वो एक सस्ती डील चाइना के माध्यम से करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर की आज के दिन में जो इनके जहाज हैं, जो अभी ये 20 जहाज की बात चल रही है, 10 यूरो फाइटर की भी बात चल रही है इनकी। तो ये क्या होगा कि थोड़े और चंद एक सालों तक इनकी एयरफोर्स थोड़ी मॉडर्नाइज हो जाएगी। जहाँ तक भारत का सवाल है कि क्या चीन का समीकरण इधर बदलेगा, या चीन के कारण बांग्लादेश के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ का जियो पॉलिटिक्स चेंज होगा, शायद नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक अगर हम इंटर रिलेशन की बात करें, ट्रेड की बात करें, आज के दिन में चीन और बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा ट्रेड का इंटरेक्शन है, फॉलोड बाय इंडिया। तकरीबन हमारा जो एनुअल 14 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड चलता है। उसके अलावा जो बिजली है, जो नेपाल के माध्यम से आती है या भारत के माध्यम से आती है, हमारी जो पाइपलाइन है, जो इनको हम डीजल या ऑयल मुहैया कराते हैं, वो भारत से जा रहा है। और छोटे मोटे मुद्दे हैं जो इरिटेंट रहे हैं बीच में भी, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर वगैरह, वो लॉन्ग टर्म मुद्दे हैं जो जिनका समाधान हो सकता है। तो अभी जब से 2004 के बाद जब शेख हसीना की सरकार का वहाँ तख्ता पलट हुआ, ये भी एक साजिश थी, डीप स्टेट की साजिश थी कि किसी प्रकार बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया जाए और वहाँ पे एक ऐसी कठपुतली सरकार बिठा दी जाए जो उनके इशारों में चले। और अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, 71 की जंग का कारण था जो पाकिस्तान की फौज जो समय ईस्ट पाकिस्तान में थी, ऑपरेशन टॉर्च लाइट चलाया था उन्होंने। उस समय उस पाकिस्तान आर्मी की मदद कौन कर रहा था? रजाकार, जो आज के दिन में जमात इस्लामी के नाम से बांग्लादेश में है, जो ज़्यादा सिर उठा रहे थे। और जब ये शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उस समय भी जमात इस्लामी ने बढ़ चढ़कर जितने वहाँ पे माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हुए, इन्होंने करे। और जमात इस्लामी को सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान की ISI। तो ये जो गेम चल रहा है, कैट एंड माउस गेम, पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा था, अमेरिका का डीप स्टेट भी ट्राई कर रहा था, सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर नजरें थी उनकी, और एक और वो बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की भी इनकी मुहिम चल रही है, और शायद वो आगे कोशिश करते रहेंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बात चल रही है। वहां पर बहुत सारे अमेरिकी काफी एक्टिव बताए जा रहे हैं, और म्यांमार में जो कुछ घट रहा है उसमें भी बहुत सारे हथियार वहां के लोग हैं, और अमेरिकी सैनिकों के कुछ इनपुट भी वहां पर नजर आ रहे हैं। निपुण आलम बयान मेरे साथ। ड्रग ट्रेड का भी आप मत भूलिए, ड्रग ट्रेड जो चल रही है, विच इज द मेन जनरेटर ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑल क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी। ड्रग ट्रेड, जो अगर अफगानिस्तान की बात करें आप, जो अमेरिकन CIA है या पाकिस्तान ISI है, ड्रग ट्रेड से पैसा कमा रहे थे वो, उसी से हथियार असला खरीद के दिया जा रहा था मुजाहिदीन को। तो ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद है, मनु के पास चलूंगा। निपुण साहब, नेपाल के संकेत आपने देखे, भारत को लेकर बहुत तल्ख हैं, बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा तल्खियां हो गई थी, और मुझे लगता है कि ये तल्खियां भी खत्म होने वाली नहीं हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तल्खी का एक सबसे बड़ा कारण है कि शेख हसीना भारत में हैं। बार बार बांग्लादेश से ये संकेत निकल कर आता है कि भाई वो भारत में क्यों हैं, उसे आप बांग्लादेश भेजिए, बहुत सारे मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। और दूसरा जो और बड़ा तल्खी का कारण है कि करीब करीब जो 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं, अवैध बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं, भारत ने उस पर अपनी प्रक्रिया को बढ़ा दिया है, जिन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने लेने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर भी बड़ी तल्खी हो सकती है। इन दोनों तल्खी जिनका मैंने जिक्र किया, भारत बांग्लादेश के रिलेशन, आपको क्या दिखाई देता है?
हाँ मनोज भाई, देखिए अभी मेरे से पूर्ववर्ती जो बोल रहे थे हम्म। उन्होंने काफी अच्छे से बताया भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में। देखिए बांग्लादेश हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए। और हम नहीं चाहेंगे कि ऑलरेडी दो एडवर्सरी हमारे साथ में है, पाकिस्तान और चाइना। हम कभी नहीं चाहते कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो। लेकिन हम बांग्लादेश की अगर हिस्ट्री देखें 71 से लेके वर्तमान तक, तो जब जब वहां पर एंटी इंडिया गवर्नमेंट रही, देखिए 75 तक तो मुजीबुर रहमान थे, 75 के बाद से लेके आप देखिए तो 96 तक, और 96 में सिर्फ 5 साल के लिए, और फिर 2006 से लगातार आपका जो है शेख हसीना गवर्नमेंट रही। तो जब तक शेख हसीना गवर्नमेंट रही, या मैं ये कहूँ अवामी लीग के पास में पावर रही, संबंध अच्छे रहे, बेहतर रहे। लेकिन जब भी वहां पर आर्मी रूल्ड या बीएनपी की पार्टी रही, तो संबंध थोड़े हमारे क्या काफी ज्यादा खराब रहे। प्रेजेंट में बीएनपी रूल्ड स्टेट है, और बीएनपी रूल्ड स्टेट, हालांकि अभी हम ये कहें कि जब यूनूस की गवर्नमेंट थी उस समय के मुकाबले में देखिए तो फिर भी काफी शांति है उस प्रकार का। पहले तो बहुत ज्यादा इश्यूज बन गए थे, आप भी देख रहे हैं किस प्रकार के वहां पर हत्याएं, तमाम तरह के इश्यूज हो रहे थे। लेकिन पहले के मुकाबले मानता हूँ काफी शांति हुई। लेकिन मामला जो सबसे बड़ा है वो दो मामले में मानता हूँ। पहला मामला, एक तो जो हमारे यहाँ पर इनलीगल माइग्रेंट्स आए हुए हैं उनको वापस लेने को लेकर बांग्लादेश का यहाँ पर कहना ये है कि हम उनकी क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, प्रॉपर वेरिफिकेशन। लेकिन प्रॉपर वेरिफिकेशन आप कैसे कर पाएंगे? उनके पास, कईयों के पास तो बांग्लादेश के भी डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि इतनी गरीबी में भाग कर आए कि स्थिति वापस जाने की उनकी नहीं बन पा रही है। तो एक वेरिफिकेशन का समस्या आती है। दूसरी बात, जो शेख हसीना का मैटर आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। उस मैटर को लेकर एक बात आती है कि बार बार भारत को वापस कर देना चाहिए। लेकिन देखिए बात क्या है कि शेख हसीना गवर्नमेंट हमेशा भारत के साथ में खड़ी रही, और शेख हसीना के पूरे परिवार को हमने सत्ता दिलाई थी, या बांग्लादेश में जो सत्ता बनी 71 में, वो भारत के सपोर्ट से बनी। तो मुझे नहीं लगता कभी भी शेख हसीना को हम वापस करेंगे। रीजंस का यही है, या हम कहेंगे भी जाने को। वो हमारे आतिथ्य के रूप में आई, और पहली बार नहीं, जब उनके पिताजी की डेथ की गई थी 75, 15 अगस्त 75 को, तब भी वो और उनकी बहन को भी हमने, उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, तब भी हमने उनको अपने यहाँ पर संरक्षण दिया था। अब भी वही दौर चल रहा है, क्योंकि हमको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा रहता है तो उसको हम किसी भी कीमत तक जाकर, यानी किसी भी हद तक जाकर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने नेबर में देने का प्रयास है। लेकिन देखिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल है, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल की जो पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं भारत के इर्द गिर्द ही घूमती है, वो भारत से बाहर जाती ही नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं, यहाँ पर दो इशू, एक तो इनके अपने फेलियर जो भी होंगे, हमेशा उसका आरोप प्रतिरोप क्या करेंगे, भारत के ऊपर लगाएंगे। और दूसरी बड़ी समस्या क्या होती है, ग्लोबल पावर के इंटरेस्ट, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो अमेरिका हो, वो भी कहीं ना कहीं इन सब देशों में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। देखिए चीन तो हमेशा चाहेगा कि बांग्लादेश में उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, चाहे वो चिटगांव पोर्ट को लेकर हो, चाहे मिलिट्री कोऑपरेशंस को लेकर हो, या जो बंगाल में आने को लेकर हो। और भी बहुत सारे इंटरेस्ट है मलक्का स्टेट को लेकर, वो हमेशा एक डायलेमा में रहता है चीन। तो लगता है बांग्लादेश में अगर मेरी पकड़ मजबूत होगी तो निश्चित रूप से मुझे क्या होगा कि भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने में आसानी होगी। थाई करनाल के बारे में हम जानते हैं, वो भी एक बात मुद्दा निकल कर आता है। तो मैं ये देख रहा हूं कि फिर भी मुझे एक उम्मीद बड़ी ये है कि अभी जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है उसके साथ लगातार हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हुए हैं। अभी हम देखें प्रेजेंट में जो रहमान गवर्नमेंट है उसके सुर उतने तल्ख नहीं हुए हैं जितने तल्ख पहले बीएनपी के हुआ करते थे, यानी कि बिफोर 2006 अगर हम देखें तो उतनी तल्खी अभी नहीं हुई है। और देखिए एक ही देश ऐसा है मनोज भाई जिनके साथ हमने अपने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट 2016 में सॉर्ट आउट कर लिए थे। 2015 में, 2016 में हमारा जो ओशन डिस्प्यूट था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया था। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो इनलीगल माइग्रेंट्स को लेकर है उसको भी एक जॉइंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाने की बात हो रही है कि उस मैकेनिज्म के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्यूजी या जो इनलीगल माइग्रेंट को वापस भेजेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है जो भी मुझसे पूर्ववर्ती जिक्र कर रहे थे कि अब एक बड़ा प्रॉब्लम बांग्लादेश के बॉर्डर से ये भी होने लगा है कि देखिए बांग्लादेश का बॉर्डर 4000 किलोमीटर का है, 4000
96 किलोमीटर का, और पूरा ओपन बॉर्डर है, कहीं से भी उस प्रकार की हमारे यहाँ पर फेंसिंग्स नहीं है। उस फेंसिंग को हम लगाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर जो रेडिकल ग्रुप्स हैं वो उसके आगे अगेंस्ट आकर उसका विरोध करते हैं। अभी आपने सुना होगा परसों भी एक अच्छी खासी मुठभेड़ हुई है जिसमें करीब 15-20 बांग्लादेश के जो लोग थे उनको हमने अरेस्ट कर जेल में भी डाला है। ये स्थिति भी हमारी जो बीएसएफ ने की है वो भी हुआ है। तो ये इस प्रकार का जो इंसिडेंट है बांग्लादेश के साथ हमारा होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें बहुत सावधानी से डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले को देखना होगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह हमारा एडवर्सरी बन जाता है तो ये मुझे लगता है एक बड़ी समस्या का विषय। और केवल इसलिए नहीं कि हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है, बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट से जिस प्रकार का लिंक बांग्लादेश से बैठता है तो एक समस्या क्रिएट होती है। और वहां पर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं बांग्लादेश के अंदर, जैसे बंग सेना है, जमात इस्लामी है, वो तो वेट एंड वॉच करते रहते हैं कि कैसे बांग्लादेश के लोगों के जो इमोशनल सेंटिमेंटल है उनको क्या किया जाए, भुनाया जाए और इंडिया के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट खड़ा किया जाए। तो मैं समझता हूँ, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो भारत से बहुत पंगा लेगा। ऑलरेडी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर बांग्लादेश जूझ रहा है, क्योंकि दिक्कत अगर बांग्लादेश से हमको भी हो सकती है तो ये बात निश्चित रूप बांग्लादेश भी जानता है कि एक ही देश इसको 3 ओर से घेरे हुए है। कल को हम भी अपना मैप बदल सकते हैं, अगर वो मैप बदलने की बात सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बड़ा हो सकता है। तो ये बात बांग्लादेश भी अच्छे से जानता है। तो मुझे लगता है बांग्लादेश बहुत सारी बातें अच्छे से जानता है, लेकिन पाकिस्तान क्या सोचता है इन सब बातों के लिए? डॉक्टर हसन फारूक मशवानी पाकिस्तान से सीधे मेरे साथ जुड़ गए हैं। हसन साहब, एक समय था जब भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे थे, फिर बीच में अचानक से एक जनाब बाहर से नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त था, लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ तस्वीरें सबको देखा। आज के दौर में आप क्या मानते हैं? भारत से बांग्लादेश के रिश्ते बहुत नज़दीक हैं, बांग्लादेश भारत के साथ बहुत नज़दीक है, या बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान और चाइना के नज़दीक जा रहा है? आपकी राय? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुद्दऊ किया। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने आज़ाद करवाया, तो उस वक्त आप बड़ी बोल्ड अंदाज में ये बात करते हैं कि जी आप मुझे काइंडली ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान ने किस इंटरनेशनल नॉर्म, कस्टम, ट्रेडिशन, लॉ या कोई ऐसी चार्टर के तहत बांग्लादेश में जाके उनको पाकिस्तान से आजादी दिलाई? 1। अब अगर वही बांग्लादेश एक सॉवरेन स्टेट है और वो पाकिस्तान के करीब आता है, तो इससे वो हिंदुस्तान जो उससे कई गुना बड़ा मुल्क है उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दूसरी बात यह है कि आपने जो जिस तरह फाइटर जेट्स की बात की, हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है वो बांग्लादेश की एयरफोर्स से 10 टाइम्स बड़ी है, तो हिंदुस्तान को क्या प्रॉब्लम है जी उससे? दो सॉवरेन स्टेट देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश दो भाई थे, एक घर में रह रहे थे। वन फाइन मॉर्निंग वन ऑफ द ब्रदर सेज कि आई कांट लिव विद यू। What the other brother has the option? Certainly the other brother has the option to say him, okay बाबा आप अपने घर में रहिए, मैं अपने घर में रहता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान को मैं बड़ा क्लियरली आपको एक बात बताता हूं कि मैं आपकी इस टेलीविजन चैनल की वसातत से हिंदुस्तान की आवाम को और हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उसको एक बात बताने का जो मेरे मन में है वो बताना चाहता हूं। अगर मैं हिंदुस्तान का लीडर होता, कोई प्राइम मिनिस्टर होता या प्रेसिडेंट होता, जब पहला काम मैं करता वो ये था कि मैं अपने से 5 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करता, क्योंकि ये पाकिस्तान मेरी गर्दन पे बैठा हुआ है। इंडिया जो है इज एनर्जी हंगर कंट्री एंड पॉपुलेशन रिच कंट्री। पाकिस्तान इज ब्रिजिंग द ग्लोबल एनर्जी एंड द ग्लोबल पॉपुलेशन हब। और पाकिस्तान के थ्रू अगर आप पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए। आपको क्या लगता है हसन साहब, भारत ने प्रयास नहीं किया होगा? भारत ने तो कई बार वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान हर बार पीठ में छुरा घोंप देता है, आतंकवादी घटना कर देता है, चाहे वो मुंबई की घटना हो या पहलगाम की घटना हो। सुनिए, वही आतंकवादी जब आप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आती है तो इंडियन मीडिया चीख चीख के बोलता है कि जी ये तो घुसपैठिए हैं। वही मुत्तकी जो न्यू दिल्ली का विजिट करता है तो आप उसको रेड कारपेट पे रिसीव करते हैं। मैं आपके कौन सी स्टेटमेंट को सही मानूं?
पहले वाली को कि दूसरे वाली को? दत्ता साहब इसका जवाब देखिए, देंगे, दत्ता साहब इसका हिंदुस्तान को- जवाब दे दीजिए आप। ये हिंदुस्तान को बिल्कुल, as a मैं- elder डिफेंस brother एक्सपर्ट है, वो region उसका में- जवाब दे let me देंगे। complete please। नहीं, इसका हिंदुस्तान को जवाब इस तो एक रीजन बार के इसका जवाब ले लो फिर मैं बात। एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक एक साहब, सेंटेंस बोलता हूँ। एक मिनट आपने मुझे असल एक में सेंटेंस सवाल बोलना पूछा है ना, है। इसलिए जवाब दे देंगे। पहली बात तो मैं मुझे- आपको ये बताऊं, 1971 में भारत के अंदर उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली रिफ्यूजी लाखों की तादाद में आ गए, जो हमारे लिए एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गया। वहाँ के आपकी फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने, जिसको आप भाई बोल रहे हैं, उनके बेटियों को, बीबियों को, बच्चों को रेप किया, उनको अत्याचार करे और मारे लाखों की तादाद में। आप कहते हैं भाई थे जी, उनकी अनबन होगी। आप क्या ये देखिए बोलेंगे? आप भाई, देखिए बात सुने भाई बात सुने की मैं बीवी, मैं भाई कोई की बहन गैर को आप अखलाकी रेप बात नहीं करेंगे आप? करूंगा और ना गैर तो उस अखलाकी बात हालत सुनूंगा। में भारत Please, ने उस समय मैं मुक्ति किसी बहनी, तौर जो पे एक कोई आजादी गैर की जंग अखलाकी लड़ रही बात नहीं थी, करूंगा उसकी और मदद ना करी सुनूंगा। पाकिस्तान Please, के अत्याचार से अपने मुक्ति शो की पाने जो- के लिए, अपने और शो वो के मुक्ति अंदर उनको 13 दिन में दिलाई sanity को गई, prevail रहने जबकि दें। आपके 93,000 पाकिस्तानी फौजी हाथ खड़े करके उनकी पेंटे हमने उतार के वापस पाकिस्तान में दे दिया। देखें, आप अगर मुझे हम बहुत उनको मोहतरम वापस नहीं आदमी लगते करते हैं, तो आज लेकिन पूरा आपकी जो पाकिस्तान लैंग्वेज है यहाँ गिड़गिड़ा वो रहा below the होता। belt है। अभी मेरी यही बात तो सुनिए problem आप। है आपको, अब यही भारत की हिंदुस्तान बात का कर रहे problem हैं। भारत ने यही कभी भी हिंदुस्तान का पाकिस्तान problem के है। ऊपर हिंदुस्तान के हमला दबाव नहीं से किया। खन्नास नहीं चढ़ा। पाकिस्तान ने यही हिंदुस्तान का आजादी के problem बाद है। 1947 में सबसे हिंदुस्तान पहला का हमला यही किया problem जे&के है के कि अंदर हिंदुस्तान के दबाव रजाकार से के नाम ये वाली से। बात नहीं आपको वो उतरती। मुल्क है जो आपने गद्दारी शुरू से ही पैदा देखें, शुरू कर मैंने दी, किसी किस्म की और जब कोई हमने गैर मार मार अखलाकी के आपको बात नहीं धक्का की। मारा, आप एक हमारा decent प्रधानमंत्री आदमी लगते हैं। यूनाइटेड नेशन में अपनी गया। language पे आप focus नहीं गए कीजिए। थे यूनाइटेड नेशन में। आप जो Focus on यूएन your रेजोल्यूशन language, की बात mister. करते हैं, Focus on your अगर वो language, यूएन please. में नहीं गए होते, आज पीओके का कोई मसला ही नहीं होना था। आपने UN के पाकिस्तान जरिए के उनको आर्मी को आजादी मार दिलाई मार थी। के हमने वापस उनकी बाउंड्री में घुसा उनको देना था। आजादी UN के अभी जरिए आप दिलाई अगर थी। उग्रवाद को बंद कर दें, आप टेररिज्म को आप बंद मुझे कर सिर्फ दें, इतना बता दें भारत कि को पाकिस्तान आपने के साथ उनको कोई UN के मसला जरिए नहीं है। फ्रीडम आप दिलाई एक थी। अच्छे पड़ोसी की तरह रहें, आपकी तरक्की होगी, रहते आपकी कहाँ आवाज। लेकिन अच्छे आपको पड़ोसी की problem तरह। है जब कि भी आप बात गोरा होती लेके है, पड़ोसी को मुशर्रफ घूमना का उदाहरण पड़ेगा। कितना बड़ा है कि एक ये तरफ मैं शांति आपको वार्ता वादा हो कर रही रहा थी सर, और सर, दूसरी सर, तरफ आप आपने अपना- कारगिल आप पर मुझे ये सैनिक बताइए भेजकर हमला कर कि दिया। कौन सा पड़ोसी आपसे कौन सा आपके पड़ोसी घर खुश में है? तो आप टेररिज्म पैदा आपसे कर रहे कौन सा हैं। पड़ोसी खुश है आप सर? आप मुझे ये इंटरनेशनल बताइए। टेररिस्ट स्टेट है, एक सर, इंटरनेशनल आपसे कौन टेररिस्ट सा कंट्री पड़ोसी है खुश है? आप। मुझे सिर्फ इतना पूरी बता दीजिए दुनिया कि में मेरे आपने knowledge गंद में फैला इजाफा हो रखा जाए। है। आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई बात करे, क्या बात करेगा आपके साथ? सर, मुझे सिर्फ आप इतना तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। भिखमंगे, प्लीज मनु कटोरा, भाई, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है अमेरिका प्लीज। के टट्टू, अमेरिका के वो दलाल, मैं आप इस और शो क्या को है? छोड़ कुछ के भी जा नहीं है सकता हूं आप। बिकॉज आपकी ये जो औकात बिलो क्या द है? बेल्ट लैंग्वेज है, भारत आई विल तो नॉट आपके लिसन साथ टू बात इट। भी नहीं करना चाहता था। आई आपने विल पहलगाम नॉट से आके लिसन किसी टू से कहा योर हम रबिश भारत लैंग्वेज। का टेंशन ड्रॉ कर दें, फिर आपको मार पड़ी देखिए, हो आप मेरी संदूर में, गुजारिश सुने मन्नू भाई, फिर आप मेरी भागे गुजारिश सुने अमेरिका प्लीज। को बताने के अगर लिए, अरे आपने भाई मुझे बचा बुलाया लो। है, फिर वही इफ यू हैव कॉल्ड मी प्लीज साथ डिसेंट जहाज लैंग्वेज के इस्तेमाल कीजिए। अभी मिला हमने ना आपके हमारे साथ जो पिछले प्रधानमंत्री को, पिछले आप क्यों नहीं 2025 में बोला आपका कि जो उसने जंग करा दी? हशर किया है, आप क्यों आप नहीं बोला उसको कि कितने उसको तैयार जो है है ना के लिए? अपने ध्यान में रखिए। का मतलब है आप अमेरिका की वो चाकरी करते रहे, अमेरिका के आप पिट्ठू सर, बने आप रहे, मत कीजिए अमेरिका की आपको चाकरी सर। इस्तेमाल करता आप रहेगा, बिल्कुल ना कीजिए आपके उनसे। मुल्क का अपना बेड़ा आप गर्क होता इजराइल की रहेगा। चाकरी कीजिए सर। अगर आप उसके आप गुलाम इजराइल बनना की चाहते हैं चाकरी तो आपको कीजिए, आप मुबारक मत हो। कीजिए। भारत एक स्वाभिमान इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसकी अपनी पॉलिसीज हैं, अपने दम पे खड़ा होता है, आंख से आंख मिला के बात करता है। आपकी तरह कटोरा लेके भीख नहीं मांगता फिरता। डॉक्टर हसन फारूक साहब, अटल करे, मैं नहीं बोलना डॉक्टर चाहता था हसन, ये। आपको पता तो होगा आप बोल कि रहे हैं, अटल आप बिहारी अपना वाजपेयी घर जब जाके प्रधानमंत्री पहले थे, ठीक दो रहे, दो सब कुछ देशों ठीक के रहेगा। बीच वार्ता चल रही थी। छोड़िए। उसके बाद कारगिल पर आपने पहुंचकर हमला कर दिया। कारगिल ठीक पर आपके फरमाया। सैनिक चले गए, और जब अटल ठीक है। बिहारी वाजपेयी ने फोन किया मुशर्रफ को, तो कह रहे मुझे पता ही नहीं है कि ये वहां कैसे पहुंच गए। ये तो ओके। हाल है पाकिस्तान का। अभी सब कुछ ओके। ठीक चल रहा था तो वहां पे पहलगांव में हमला कर दिया। आप पूछ पूछ कर जो है गोली मार रहे हैं। तो जब इस तरह की चीजें होती है तो कहां पर जो रिश्ते सामान्य कहां पर होंगे? भारत तो हर बार बातचीत करने की कोशिश करता है। अरे मैं इसका जवाब दे दूं? मैं उसका मनु, जवाब एक दे दूं? एक मिनट में लूंगा। नहीं, पाकिस्तान की प्लीज, फौज आप- नहीं चाहती आप- कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल ठीक हो सही जाए, बात देखिए मन्नू भाई, लेकिन भारत और मन्नू भाई, पाकिस्तान अगर के रिश्ते आपने ठीक हो इनको जाएंगे। ऐसे बोलने देना है, तो पाकिस्तान मैं का आपके साथ शुरू कर फौज लेते का हैं। वजूद खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में। और मैं दुकानदारी गारंटी बंद हो देता हूँ जाएगी उनकी। पाकिस्तान की मन्नू आवाम को, आप अपनी फौज को मन्नू बैरक भाई, में अगर भेजो। आपने इनको ये सब भारत की बोलने फौज देना है, तो फिर आप पाकिस्तान इनसे की शो एक कीजिए। इंच जमीन के ऊपर भी कदम नहीं रखेगी।
ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आप अपनी वो जो रैबिट फौज है ना, जो आपके ऊपर हुकूमत चला रही है, आप जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत के नाम पे शर्म है, कलंक है पाकिस्तान।
पाकिस्तान की मैंने फौज जमहूरियत की अवाम बात का नहीं उल्लू की, बना हम के जमहूरी मुल्क ताकत नहीं में है, रहने के लिए हम वहां एक पे सॉवरन स्टेट भारत है, हमला कर देगा, हम एक सॉवरन भारत स्टेट है, डॉक्टर हमला हसन कर कुछ देगा, हम एक सॉवरन स्टेट है, हम कश्मीर को जमहूरी हैं आजादी या नहीं दिलाएंगे। है, हम एक आपका सॉवरन ख्वाब स्टेट डॉक्टर हसन है, कुछ कह रहे हैं। और साल हम तक पूरा आपके नहीं लिए होने काफी वाला। हैं, आप इसी ख्वाब को लेके मर हम जाएंगे। डॉक्टर आपके लिए हसन काफी हैं, जरूरत खत्म हो गई वहां पे, हम जमहूरी वो भी हैं नहीं या बची नहीं आपकी हैं, अभी। हम आपके लिए काफी हैं। और मुझे प्लीज, मुझे एक सेंटेंस बोलने दीजिए, हाँ। फिर उसके बाद आपने अगर मुझसे सवाल पूछना है तो पूछिए। हाँ। मैं इन साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उम्र के इस हिस्से में हैं, आपके साथ फाउल लैंग्वेज और रबिश लैंग्वेज बिल्कुल भी सूट नहीं करती। बात वो होती है जो दलील से की जाती है। आपने जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, तो मैं मुशर्रफ की बात करूंगा कि मुशर्रफ साहब आगरा क्या लेने आए थे, आपने वहां पे क्या किया? आपका पहलगाम हुआ, पाकिस्तान ने आपको ओपन ऑफर दी कि जी आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, आपने रिफ्यूज किया। अभी हम फिर इन्वेस्टिगेट पाकिस्तान नहीं ने, प्लीज करते, लेट मी कंप्लीट, अभी हम मिस्टर सीधा दत्ता साहब, रपट मारते हैं वापस। सुन वो लीजिए। इन्वेस्टिगेशन का Let me समय complete, खत्म हो गया मेरे भाई। Let- वो आप जो थे ना कि डोजियर दे दो, हम डोजियर पेपर शिनाख्त करेंगे, हाँ, फिर सालों तक पठानकोट में ये आपकी एक डोजियर टीम आएगी, डोजियर आप भूल चलता रहेगा जाइए, एक दूसरे दिन की बदल तरफ। गए। सर, आप आप हरकत ऐसा करिए, कीजिए, आप तुरंत आपस में मारेंगे छोड़ दीजिए। घुस के अब भारत दोबारा डोजियर वापस। में यकीन नहीं और रखता, मैं आपको भारत एक और डोज बात देने में बता दूं, यकीन रखता है। जो अभी हाल ही में कुछ 1971 दिनों की पहले जंग जो में मैं मशीन पे आया, हमले किए थे ना अभी पाकिस्तान से, 93,000 जी जिस बिल्कुल हिसाब से सर, मिसाइलें आप आए गई थी। थे, की आप पेंट डोज मैंने देने खुद आए उतारी थे, थी और वहां फिर पे। हमने, आप क्या बात सर, कर रहे हैं आप? आपको तो ये आपने शुक्र मनाना कोशिश की चाहिए थी, कि आप भारत आए ने थे, आपके 93,000 फिर कैदी हमने वापस आपको कर चाय भी दिए। पिलाई थी, नहीं तो आप फिर हमने लड़ा आपको रहे चाय भी होते। पिलाई थी, आपके और हरीक दूसरी परिवार बात का सर, एक आदमी हमने हमारे ये यहाँ कुछ पे कह रहे कैद में दत्ता था। साहब, एक बार सुन ले हमारे डॉक्टर साथ हसन को। सर मुझे बोलने तो दें, आपने इनको फ्री किया हुआ है बिल्कुल ही, मतलब अरे मैंने इज दिस द रिक्वेस्ट शो? की ना उनसे। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं सर, देखें, मुझे मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, ये मुझसे उम्र में बड़े हैं, इनका नॉलेज मुझसे बहुत ज्यादा होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं इनसे कुछ सीख के चले जाऊं। हाँ। मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए। हाँ। यही प्रॉब्लम है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। देखें, हम सेम प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। अगर टेररिज्म हिंदुस्तान के अंदर है तो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर भी है। अच्छा जी, मैं आपको ये वो करता हूं कि क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, दोनों को मिलकर इस टेररिज्म के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए? ना ये हमने आपको ये कर दिया, अच्छा जी हम आपको अरे डोज कमाल देना कर रहे चाहते हैं डॉक्टर हैं, हसन। आप मुझे ये बताएं, कैसे आपके बात कर रहे राफेल, हैं आपके डॉक्टर राफेल हसन? महफूज मतलब है? यहाँ पर आपने ऐसी बात कर दी। अब मुझे बताएं, आपके जिस राफेल देश की महफूज है? जमीन, जिस देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों को पालने के लिए होता हो। सर सबूत क्या आपके पास? अरे What are the लादेन proofs? कहां मिला? लादेन जी? कहां मिला बताइए। जी लादेन एक मिल गया, अब मुझे ये बताएं कि विंग कमांडर अभिनंदन कहां मिला? अरे भाई लादेन कहां मिला? मुझे ये बताएं कि आपका जो वो था, वो जो हमने बलूचिस्तान से पकड़ा था, वो कौन था? अरे भाई वो यहाँ क्या लेने आया था? विंग कमांडर की वो बात यहाँ कर रहे हैं, क्या वो तो लेने ठोकने आया गया था। सॉरी, वो तो ठोकने गया था, हो गया, चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गया तो हमला करने था ना। वो कोई आतंकवादी थोड़ा, भारतीय फौज का जवान था। गरम करो कुछ, ठीक है? जो आपके वो हेडली, उसके बाद में वो जो आपका जो डॉक्टर पकड़ के हमारे पास अमेरिका ने भेज दिया, आपका कसाब, ये सारे के सारे तुम्हारे जो यहाँ भेजे हुए हैं, वो आप जो बताना चाहते हैं कि वो तो हिंदू आतंकवादी चल रहा है। अगर कसाब बाई चांस जिंदा ना पकड़ा जाता, आप तो वही वाला घुट्टी बेचते रहते। नहीं, ये तो भारत के ही अपने आदमी थे जिन्होंने कर दिया। आप निपुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, निपुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका सुन लेते हैं। ठीक है, हो गया निपुण जी, देना है ना देना है निपुण जी, ठीक है? अगर आप अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं, पाकिस्तान पर ये जो बहस है वो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, वापस खींच के बांग्लादेश पे लाते हैं। निपुण जी। मनोज जी, देखिए हसन भाई जो है हमारे पाकिस्तान के बड़े मासूम हैं और बड़े प्यारे मुझे लग रहे हैं, कितने मासूमियत से बात को रख रहे हैं। हाँ। अब मैं इनका लॉजिकली जवाब देता हूँ, हालांकि हमारे मेजर जनरल ने दे दिया। एक यूएन का चार्टर है, यूएन के चार्टर का आर्टिकल 51 है। आज इसको पढ़ेंगे, मुझे लगता है हसन फारूक जी जान के जाएंगे। तो जब 71 में हमने कार्रवाई की पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो आर्टिकल 51 के थ्रू की, और 4 हमारे ग्राउंड थे। पहला, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम गए, सेल्फ डिफेंस में गए, रिफ्यूजी क्राइसिस पर गए, और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर हम लोग गए। इन 4 क्लोज के अकॉर्डिंग हम यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग गए थे, कोई एवे ही नहीं गए थे, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान आतंकवाद को शरण देता है, इसका मैं प्रमाण देता हूं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है। मसूद अजहर, हाफिज सईद, यूएनओ की जो आतंकवादियों की लिस्ट है, दोनों संगठन उसमें लिस्टेड है, और ये दोनों ही जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, ये उसमें लिस्टेड है। कुलभूषण जाधव की इन्होंने बात कही,
कुलभूषण जाधव को इन्होंने किडनैप किया, किडनैप करने के बाद उनको डेथ सेंटेंस दिया। जब डेथ सेंटेंस दिया, हम मामला लेकर पहुंचे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, पाकिस्तान को बुलाया गया, भी तुमने किस बिहाफ पर इनको डेथ सेंटेंस दिया। तो ये कुछ सबूत वबूत लेकर गए। एक हसन जी बस एक लाइन बोल खत्म कर रहा हूं। ये कुछ सबूत वबूत वहां पर लेकर गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वो सारे के सारे सबूत ऐसे लिए, मोड़े, डस्टबिन में डाल दिए और कहा खबरदार, अगर तुमने कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस दिया, वो भारत का नागरिक है, अब ये बताएंगे ये बात सच है या झूठ है। ये तो मैं ऑफिशियली अगर नहीं पता इनको तो स्टडी कर जल्दी समय खत्म हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो आर्बिट्रेशन होती है उसके क्या प्रोगेटिव्स क्या होते हैं, मुझे ये बताइए। बदीन में सुने, अब मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन भाई जी। तुम्हें तो कमाल की बात ये है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट के दो पार्ट्स हैं, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है आपका आर्बिट्रेशन कोर्ट। दोनों अलग अलग काम करते हैं। आर्बिट्रेशन कोर्ट काम करता है जब दो देशों के बीच कोई विवाद हो। हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए, तुम्हें यही नहीं पता है। ये तो दिक्कत है। थोड़ा देखिए पढ़िए, हम जानेंगे ना। भारत तो दुनिया को ज्ञान दे रहा है, भारत तो दुनिया को ज्ञान दे रहा है। आपको भी हम ज्ञान देंगे हसन भाई, हमसे ज्ञान लो और फिर पाकिस्तान की सरकार को समझाओ और पाकिस्तान के। देखिए इसी बात पे समय खत्म होगा हसन भाई, फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया भर में ज्ञान दे रहा है। जो देश ज्ञान ले रहे हैं उनको फायदा हो जा रहा है। अगर पाकिस्तान भी ज्ञान ले लेगा तो मुझे लगता है उसका फायदा होगा। उसके बाद फिर